मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने जो सिस्टम बनाया, क्या उसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने सेंध लगा दी है? लेकिन राजनीतिक तौर पर इतना पॉलिटिकल कोई राज्यपाल हो सकता है कि राज्यों के बिलों को वह रोक डाले? सरकार अभी तक जो नियुक्तियां राज्यपाल की करके मनमानी तरीके से गैर बीजेपी शासित राज्यों में राजनीतिक हड़कंप मचवाती रही, अब वो बंद हो जाएगा। यानी चुनाव लोकतंत्र का प्रतीक और सुप्रीम कोर्ट संविधान का प्रतीक, दोनों पर अगर कब्जा हो जाएगा तो फिर इस देश में बचेगा क्या? आपने जो बुलडोजर चलाया उसकी एवज में मुआवजा 10-10 लाख रुपए दीजिए, और कमोवेश इस देश के हर राज्य में जहां बीजेपी की सरकार नहीं, वहां पर राज्यपाल वहां की चुनी हुई सत्ता से टकराते हुए दिखाई देते हैं। और यह कोई आज का सिलसिला नहीं है। राज्यपालों के आश्रय राज्यों को अपने अनुकूल करने की सोच इससे पहले भी रही है। बात कीजिए महाराष्ट्र के भीतर, तो एक पूरी व्यवस्था राज्यपाल ने इस तर्ज पे खड़ी कर ली कि एक झटके में एक वक्त वहां की चुनी हुई गठबंधन की सरकार धराशायी हो गई, पार्टियां टूट गई। तो राज्यपाल की जो भूमिका है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अगर नए तरीके से यह कहकर व्याख्यात कर दिया, यानी परिभाषित कर दिया कि आप अपनी हदों में रहें, संविधान के हिसाब से काम करें, पार्टी के लिए काम ना करें। और यह असर तमिलनाडु को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में जजों ने दिया, वह इस मामले को लेकर चौंकाने वाला है, क्योंकि आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों की हकीकत इस वक्त भी राज्यपाल अपने इशारे पर वहां की चुनी हुई सरकारों से न सिर्फ टकराते हैं बल्कि रोकने की कोशिश भी करते हैं। एक दूसरी परिस्थिति यह भी नजर आई, इस देश में अगर सत्ता ने सीबीआई, ईडी को अपने अनुकूल कर लिया तो कोई भी जांच होगी, उस जांच की शुरुआत और उस जांच का अंत या उस जांच को लेकर सरकारी रिपोर्ट तभी आएगी जब आप प्रभावित कर सकते होंगे वहां के चुनाव को लेकर। तो सीबीआई को जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसको लेकर भी पश्चिम बंगाल में जो 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति थी, उसको एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर पलट दिया कि कैबिनेट के फैसले की जांच सीबीआई नहीं कर सकती है। गड़बड़ी हुई, घोटाले हुए, नियुक्तियों में पैसे कमाए गए, इसकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई, वो ठीक है, लेकिन सीबीआई जांच नहीं होगी। तीसरी परिस्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर नजर आई, जहां सिस्टम इस तर्ज पर काम कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देता है और उस फैसले के पलट वहां की सरकार इस तर्ज पर काम करती है जिससे उसके अपने वोटरों में मैसेज यही जाए कि जो चुनी हुई सरकार और उसके जो मुख्यमंत्री हैं वो मनचाहे तरीके से काम कर सकते हैं। और बुलडोजर उसकी एक ऐसी हकीकत या ऐसी त्रासदी इस रूप में उभर कर आई जहां सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया, आपने जो बुलडोजर चलाया उसकी एवज में मुआवजा 10-10 लाख रुपए दीजिए, और ऐसा महसूस मत कराइए कि राज्य में कोई कानून है ही नहीं। जब इन तीन फैसलों के दायरे में प्रधानमंत्री मोदी के सिस्टम और बीजेपी के सिस्टम के साथ चलने वाले राज्यों की राजनीति को एक क्षण के लिए आप परखने लगिएगा तो आपके सामने तीन बड़े सवाल होंगे। पहला सवाल, क्या वाकई इस देश में जो वोटर है, जिन वोटरों के आश्रय बीजेपी जिस राजनीति को साधती है, या जो सिस्टम 2014 के बाद इस देश में बनाया गया, उस सिस्टम की आंच इस देश के जो वह वोटर जो पढ़ा लिखा कम हो, जिसको जानकारी कम हो, जिस तक कोई जानकारी पहुंच ना पा रही हो, और जानकारी पहुंचाने के जो माध्यम हो जिसको हम मीडिया कहते हैं, वह भी अगर सरकार की उन्हीं बातों को प्रचारित और प्रसारित करे जिससे सत्ता को लाभ हो रहा है, तो वह भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र नहीं करेगा। वो नहीं बताएगा कि सरकार के सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक तौर पर धराशायी कर दिया, वो उस दिशा में देखेगा ही नहीं। यानी तमाम परिस्थितियों के भीतर एक ऐसा सिस्टम बीते 11 वर्षों में बनाया गया जिसमें सेंध कौन लगाए, यह सवाल इतना बड़ा हो गया, और बड़ा होते होते यह महसूस हर पॉलिटिकल पार्टी करने लग गई कि अगर चुनाव आयोग भी सत्ता के अनुकूल रहेगा तो चुनाव लड़े या ना लड़े, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी, जो खास तौर से चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस को अगर राज्यसभा में सत्ता भेज डाले और उस दौर के फैसले परखे जाए कि सब कुछ सत्ता के अनुकूल है, तो फिर बचा क्या? दूसरा बड़ा सवाल था कि वोटर जिसके पास जानकारी किस रूप में देनी है, किस रूप में आनी है, या उसके अनुकूल कौन सी गैर कानूनी परिस्थितियों की लकीर को खींचकर यह बताना है कि सत्ता का मतलब हम ही होते हैं और इस दौर में हम संविधान नहीं देखेंगे क्या? डेमोक्रेसी मायने नहीं रखती है क्या? यह दूसरा सवाल है, क्या ऐसी स्थिति आ गई? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल,
इस दौर में हर कोई संविधान की शपथ लेता है और संविधान की शपथ और संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को करनी है। तो क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई जहां पे इस देश के तमाम पॉलिटिकल प्लेयर खुद को अपाहिज समझने लगे? तो यह सवाल खड़ा हुआ, क्या लोकतंत्र के मरसिए का पाठ इस दौर में संवैधानिक तौर पर देश में हो रहा है? तब कोई अगला सवाल करेगा, क्या वाकई ऐसी परिस्थिति अब अति पर आकर खड़ी हो गई, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जागृत हुआ है? और सुप्रीम कोर्ट ने जो मुद्दे उठाए और उसके आश्रय जिन बातों का जिक्र किया, वह इस देश के संवैधानिक परिस्थितियों के खत्म होने का ऐलान हो चुका है, उससे बचाने का है। क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने 10 बिल जो राज्यपाल के पास भेजे, वो राज्यपाल ने बीते 17 महीनों से रोक रखा है। यानी यह जिक्र 16 महीने नवंबर 2023 का है, जिसका फैसला अब आया। और फैसला देते वक्त जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने बहुत साफ तौर पर कहा कि राज्यपाल का मतलब वीटो पावर कतई नहीं है। और राज्यपाल के पास अगर वीटो पावर नहीं है तो फिर केंद्र सरकार अभी तक जो नियुक्तियां राज्यपाल की करके मनमानी तरीके से गैर बीजेपी शासित राज्यों में राजनीतिक हड़कंप मचवाती रही, अब वो बंद हो जाएगा। बिहार के राज्यपाल इससे पहले केरल के राज्यपाल थे। इस देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इन्होंने क्या क्या किया ये कोई बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। शायद इसीलिए खड़गे जी सरीखा व्यक्ति जो इस देश में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हाथ खड़े कर देते हैं ये कहते हुए, जिस दिन इस देश की जनता जाग गई उस दिन ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होगा। तो क्या यह कहा जा सकता है जिस दिन इस देश की जनता जाग गई उस दिन राज्यपालों पर होने वाला खर्च और हर राज्य की राजधानी में उनके आलीशान बंगले छीन लिए जाएंगे? क्या यह कहा जा सकता है? इस देश के भीतर अगर वाकई जनता जाग गई तो वो जान जाएगी कि प्रचार प्रसार पर टैक्स पेयर का पैसा कितना खर्च होता है, किस रईसी के साथ सरकारें चल रही हैं। क्या यह कहा जा सकता है जिस दिन देश की जनता जाग गई उस दिन इस देश के भीतर जो भी संवैधानिक और स्वायत्त संस्थान है उसमें काम करने वाले नौकरशाह अगर अपना काम नहीं करके सत्ता के लिए काम करेंगे तो सार्वजनिक तौर पर उनके बहिष्कार की स्थिति आ सकती है और इस देश के भीतर में एक राजनीतिक टर्मोइल की स्थिति आ सकती है? यानी दो सवाल आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला सवाल, क्या वाकई इस देश में लोकतंत्र के तहत राजनीतिक दलों की जो चुनावी राजनीति है उसका कोई मतलब नहीं है? दूसरा सवाल, इस देश में जो एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी न्याय की व्यवस्था है उस न्याय की व्यवस्था को ही पूरे तरीके से सत्ता को सौंप दिया गया है। यानी अन्याय को न्याय के रूप में दिखाने और प्रदर्शित करते हुए जो डेमोक्रेसी के तमाम पिलर काम कर रहे हैं उसमें क्या वाकई एक गहरी अंधेरी खाई है? अगर इन दो सवालों के अक्स तले मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से जो एक खुली हवा का झोंका आया है तो शायद इस देश के हर संस्थान, हर स्वायत्त संस्थान, हर संवैधानिक संस्थान और हर पिलर को, डेमोक्रेसी के हर पिलर को समझना होगा। वह अपना काम करे, परिस्थितियां पटरी पर लौट आएगी, लोकतंत्र लौट आएगा और यह बहस की गुंजाइश खत्म हो जाएगी कि भारत में लोकतंत्र है या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।